बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अच्छा, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इसमें से जो टॉपिक आसान होंगे, मतलब सिंपल टॉपिक होंगे, तो उसको मैं आपको बुक में से ही समझा दूंगी। बाकी अगर कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट हुए तो वो बिल्कुल मैं आपको ऑफ कोर्स मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी अच्छे तरीके से, और इसमें भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो हम टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं और इस नए टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। यानी कि बायोलॉजी, यानी जो स्टडी ऑफ लाइफ है, बायोलॉजी है, उसका दूसरी साइंसेस के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, यानी बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ जो भी लेना देना है वो हम देखने वाले हैं इसमें। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंसेस। सम ऑफ दीज आर मैंशन बिलो। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश भी पढ़ रही हूँ साथ में, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बायोलॉजी जो है ना एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। यानी बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कई सारी डायमेंशन है, यानी ये कई तरीके से दूसरी साइंसेस के साथ जाकर कनेक्ट हो जाता है। सही है, इसका कई तरीके से दूसरी साइंसेस के साथ में रिलेशनशिप है। जैसे मिसाल के तौर पर एनिमल्स जो है जिस तरह की मूवमेंट करते हैं, जैसे मूव करते हैं, तो उसको वहाँ पर फिज़िक्स के लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं एनिमल की मूवमेंट में। ठीक है, और एनिमल्स क्या है, जानदार है, उनका कहाँ कनेक्शन है, बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी को कंसीडर किया जाता है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंस। यानी एक ऐसी साइंस है जो कि दूसरी साइंसेस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसी ब्रांचेस या साइंसेस दी गई हैं जो बायोलॉजी के साथ में कनेक्टेड हैं। ठीक है, सबसे पहले है बायोफिज़िक्स। ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है एक्चुअली, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स के अंदर जो भी लॉज या टेक्निक्स हैं जो अप्लाई होते हैं उसको जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि असल में ब्रांच किसकी है, फ़िज़िक्स की, लेकिन हम क्या करेंगे, लाइफ के जो भी प्रोसेसेस हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ़िज़िक्स के लॉज का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम लाइफ को तो डिफ़ाइन कर रहे हैं लेकिन उसमें फ़िज़िक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, तो यहाँ पर हो गई लाइफ यानी बायोलॉजी कनेक्ट हो गई फ़िज़िक्स की लॉज या टेक्निक्स के साथ। अब यहाँ पर रेडियो फिज़िक्स जो ब्रांच है उसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल विद इन द ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, मुख्तलिफ मटेरियल्स, उनकी लोकेशन को ढूंढने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ऐसा किस ब्रांच में किया जाता है, रेडियो फिज़िक्स में। यानी अब मैं आपको आइसोटॉप्स के बारे में बताऊं, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है ना इनका डिफरेंट होता है। तो ये जो आइसोटॉप्स है ना इनका इस्तेमाल किया जाता है कोई भी मटीरियल जो है ना उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर डीएनए है ना, डीएनए को हमने डीएनए को ट्रेस करना है किसी भी सेल के अंदर, तो कैसे करेंगे, हमने उसके ऊपर फॉस्फोरस की लेबलिंग कर दी। सही है, अब मैं आपको बताऊं, फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में डीएनए में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको इसको और आसान करूं तो आप बस ये याद कर लें कि डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो फॉस्फेट की डिटेक्शन कैसे करेंगे, फॉस्फोरस के ज़रिए, फॉस्फोरस की लेबलिंग करके। यानी कि हम यहाँ पर जो है ना लेबलिंग यूज़ कर सकते हैं, रेडियो लेबलिंग, कार्बन डेटिंग। सही है, ये सब यूज़ की जाती हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। यानी कि हमने क्या करना है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो प्रोटीन हो, हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की उन पर लेबलिंग कर देनी है। मतलब एक तरह से उन पर टैग लगा देना है। जैसे हमारे पास कपड़े नहीं आते हैं, कपड़े के ऊपर टैग होते हैं मुख्तलिफ। सही कि ये इस ब्रांड के कपड़े हैं, उस ब्रांड के कपड़े हैं। इसी तरीके से अगर डीएनए है तो डीएनए में जो चीज़ प्रेजेंट है ना उसी के ऊपर हम लेबलिंग करके, सही है, वो एलिमेंट जो है उसको डिटेक्ट करवा देगा कि हाँ ये यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन में जो है सल्फ़र प्रेजेंट होता है उसके अमाइनो एसिड में। ठीक है, अमाइनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो हम अमाइनो एसिड को डिटेक्ट कर लेंगे किसके ज़रिए से, सल्फ़र को लेबल करके। तो ये सारा कुछ यूज़ होता है और इसमें जो है वो आइसोटॉप्स यूज़ हो रहे हैं जो कि असल में फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं, लेकिन हम उन फिज़िक्स के जो
लॉज हैं या जो फिज़िक्स के जो चीज़ें हैं उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजी में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके और यहाँ पर क्या है कि एज ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो फॉसिल्स हैं, जो बाक़ियात हैं, जो भी पुरानी जो लाइफ थी उनकी एज आपको अगर मालूम करनी है, यानी उन अगर आपने ये देखना है कि वो लाइफ कितनी ज़्यादा पुरानी है, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं रेडियो लेबलिंग। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन्स है, उसमें इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स को भी दिखा दिया जाता है, उनकी एक इमेज आ जाती है, तो उसके लिए वहाँ पर हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साउंड वेव्स, ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो गई, फिज़िक्स से रिलेटेड हो गई, लेकिन इसको हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसकी इंटरनल इमेज हासिल करने के लिए, सही है, कोई भी अगर डिजीज़ हो उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र ये भी फिज़िक्स से रिलेटेड है, रेडिएशंस इसमें होती हैं, और ये कहाँ पे यूज़ करें, लेज़र टेक्नोलॉजी को हम अक्सर जो है वो ऑपरेशंस वगैरह में भी यूज़ किया जाता है लेज़र को। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से फ़िज़िक्स का बायो के साथ कनेक्शन है, सही है। दूसरी ब्रांच है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब ये क्या है, ये असल में तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, लेकिन इसको हम बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल करें। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हमें इकट्ठी करनी हो तो उसके लिए हमें मैथ्स का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि हमें उसमें जो है कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ये ख़ास तौर पर जो रिसर्च की फील्ड है ना, वहाँ पर ऐसा करना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर मैथ इंक्लूड हो गई, लेकिन हम कैलकुलेशंस कर किसके लिए रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके बारे में डेटा इकट्ठा करें। तो ये जो ब्रांच है कहलाती है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री, ठीक है, बायो का मैथ्स के साथ कनेक्शन। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है, अब यहाँ पर बायो और केमिस्ट्री का आपस में रिलेशन है। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं या उनके सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर कुछ खास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उस सेल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, सही है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। इनको हम अपनी डाइट के थ्रू भी लेते हैं, सही है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, हमें इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इनको समझने के लिए एक तो हमें केमिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज हो और बायोलॉजी के बारे में भी नॉलेज हो, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह, ये केमिकल्स के बने हैं, तो इसके लिए हमें केमिस्ट्री की नॉलेज हो। और क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, और सेल की स्टडी किस में आती है, बायोलॉजी के अंदर, सही है, तो हमें सेल के बारे में भी नॉलेज हो। तो हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ताकि हमें पता चले कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कैसे बने हुए हैं, वो कैसा फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। उसके बाद आ जाती है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जो है ये डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो दुनिया है उसमें मुख्तलिफ उसके खित्ते हैं। जोग्राफिकल रीजन यानी मुख्तलिफ इलाके और मुख्तलिफ खित्ते हैं, और हर एक इलाके और खित्ते में अलग अलग किस्म के जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिस्ट्रिक्टेड यानी कि महदूद हैं कुछ ख़ास जोग्राफिकल रीजन्स पर ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी इसमें ये बता रहे हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ख़ास इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ इस पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ ख़ास इलाकों में ही होते हैं, वहाँ के माहौलियात की वजह से, जो इन्वायरमेंट होता है ना वही उनको रास आता है और वो वहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर वो कहीं पर भी जाएँ तो उनको रास नहीं आएगा वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का पानी या वहाँ की हवा, ठीक है, वहाँ की जो भी न्यूट्रिशन है, तो वो वहाँ पे हो सकता है वो सर्वाइव ही नहीं करें, वो मर जाएं, सही है। इसीलिए ये जो सारी स्टडी की जाएगी ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मुख्तलिफ एरियाज़ में पाए जाते हैं, वो आती है बायोजियोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो आई होप मैं सही तरीके से ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर पा रही हूँ, और फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी आगे वाली ब्रांचेस को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारी है बायो इकोनॉमिक्स, सही है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल मीट प्रोडक्शन एट्सेट्रा, कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि बायोलॉजी का किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी यानी ज़रिया माश, रोज़गार, लोगों का किस तरीके से बायोलॉजी इसमें हेल्प कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनकी प्रोडक्ट्स से
लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स लोग बेच रहे हैं, जैसे कि गोश्त वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, उसको लोग बेच के अपना ख़र्चा चला रहे हैं, ठीक है। और उनसे जो है वो कैलकुलेट करें कि उन कितने में उन्होंने बेचा, ठीक है, उसकी क्या जो है वो कीमत है, सही है, और क्या उनको उससे वो प्रॉफिट मिल रहा है, यानी क्या उससे फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से जो बायो है वो हमारी इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो वो भी मैं यहाँ पर कवर कर देती हूँ, आसान है। करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करियर है, आगे जाके अगर कोई बंदा बायोलॉजी के किसी भी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है या उसमें स्टडी करता है तो उसको क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है और उसकी ज़ात से लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी को एज अ करियर चूज़ करेगा, ठीक है, तो वो बायोलॉजी के किसी भी फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है आगे जाके, ठीक है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेडिसिन एंड सर्जरी सबसे पहली फील्ड दी गई है। मेडिसिन अगर कोई इस फील्ड को चूज़ करता है तो मेडिसिन में क्या जो है वो स्टडी करेगा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस, एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन, सही है। मेडिसिन में जो डिजीज़ेज़ हैं उनको डायग्नोस करना, यानी डिजीज़ेज़ जो है ना उनकी तशख़ीस करना, यानी उनका पता लगाना कि डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है, ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं उनके, और उनका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इसकी जो स्टडी है वो मेडिसिन में की जाएगी। और सर्जरी में हम क्या स्टडी करेंगे, सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो सर्जन होते हैं वो अगर कोई भी ऑर्गन ख़राब हो चुका है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन, तो या तो उसको निकाल देंगे बॉडी से। फॉर एग्जांपल किडनी है, अगर वो फेल हो चुकी है तो उसको बॉडी में रखने का क्या फ़ायदा है, तो उसको वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर उसमें रिपेयर होने की सलाहियत है कि थोड़ा बहुत अगर उसमें डैमेज है तो उसको रिपेयर कर दें किसी भी ऑर्गन में, या हो सकता है कि वो रिप्लेस कर दें उसको, या जो ऑर्गन्स है बॉडी के वो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं ना ये कौन करते हैं, सर्जन, ठीक है। इसके बाद दूसरी फील्ड आ जाती है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर दिस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट एट्सेट्रा। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सही है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर कोई जाना चाहता है तो उसमें उसको क्या डील करना पड़ेगा, फसलें, क्रॉप्स, और जो है वो फल, सब्जियां, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सारी चीज़ों की क्या कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कि कितने अमाउंट में वो पैदा हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो सब उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारी जो ज़्यादातर जो हमारी मेजॉरिटी है आवाम की, उनका जो दारोमदार है वो सब्ज़ियों पर है, ठीक है, एग्रीकल्चर पर है। तो एक जो एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट है उसका भी काफ़ी अहम रोल है। तो ये एक और ब्रांच है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर, सॉरी ये मुझसे मिस हो गई थी तो मैं भी बता देती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज़ कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब ये एग्रीकल्चर की ही फील्ड का एक हिस्सा है। इसमें हम क्या करते हैं, या जो इसमें काम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की नई नई वैरायटीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट्स पर को फिर इस्तेमाल करते हैं। यानी प्लांट जो है ना उनमें भी हमने क्या करनी है, इन्वेंशंस करनी है, नई नई वैरायटीज़ जो है वो ईजाद करनी है। तो ये हॉर्टिकल्चर की फील्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फार्मिंग। In this profession, the development of different kinds of farms takes place, such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. New technologies are used for the production of animals as source of meat and milk, leather, wool, etc. ठीक है। अब इसमें जो फार्मिंग है ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्म्स हैं वो उनकी डेवलपमेंट करते हैं। जैसे फ़िश फार्म जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ होंगी वैराइटीज़ की, और कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। ये सारे जो फार्म्स हैं ना इनकी डेवलपमेंट की जाती है, ये भी एज अ प्रोफेशन लिया जाता है। यहाँ पर भी अब इनके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि एनिमल्स जो है ना उनको प्रोड्यूस करवाया जाए एज अ सोर्स ऑफ मीट, और एनिमल्स से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हासिल किए जा रहे हैं। मीट यानी गोश्त, मिल्क, दूध, लेदर यानी उन चमड़ा वगैरह, ठीक है, उससे लेदर यूज़ करते हैं हम शूज़ में, जैकेट्स वगैरह में। डिफरेंट यानी एनिमल प्रोडक्ट हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वूल, ठीक है,
और मिल्क जो है ये तो हमारे पीने के लिए यूज़ हो जाता है, मीट खाने के लिए यूज़ हो जाता है। तो मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स हमें एनिमल सोर्सेज से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो फार्म्स वगैरह इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल को प्रोड्यूस करवाया जाता है, क्योंकि इन दी एंड ये हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, सही है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, ये जो प्रोफेशन है एग्रीकल्चर साइंस का ही हिस्सा है। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमने उन एनिमल्स की केयर करनी होती है, उन एनिमल्स की ब्रीडिंग करनी होती है, ठीक है, जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। यानी कि ये एनिमल हस्बेंड्री हो गए, या ये फार्मिंग हो गई, या ये हॉर्टिकल्चर है, ये प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड फील्ड्स हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की प्रोडक्ट्स हमने पेश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो है और उनके प्रोडक्ट जो है ना, उनकी हमने लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है, सही है, ताकि इससे जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये भी एक कंप्लीट फील्ड्स हैं। इसके बाद आगे की जो ब्रांचेस आ जाती हैं, फिशरीज़। दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब फिशरीज़ के नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई ऐसी फील्ड है जो कि फिशेस से रिलेटेड है, ठीक है। इस प्रोफेशन में क्या करते हैं लोग कि वो जो फिशेज़ हैं, जो मछलियाँ हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं और उनकी क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं, सही है। और फ़िशेस जो है उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जा रही है, क्योंकि फ़िश जो है ये एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन की, सही है। तो इसीलिए, और बहुत सारे कुछ ऐसे कबीले भी होते हैं जिनका ज़्यादातर फ़िशेस पर ही दारोमदार होता है उनके खाने पीने का, ठीक है। जैसे बिहारी लोग होते हैं, ज़्यादातर फ़िशेस ही खाते हैं, ऑलमोस्ट वो 3 टाइम भी फ़िशेस ही खा लेते हैं। तो इसीलिए जो है फ़िशेस को भी प्रोड्यूस करवाना, ये भी एक फ़िशेज़ में स्पेशलाइज करने वाले जो बायोलॉजिस्ट है उसका काम है। बायोटेक्नोलॉजी, ये मैं पहली वीडियो में भी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। ये एक बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है, यानी एक बहुत मुश्किल एक प्रोफेशन भी है, क्या कहा जा सकता है। और इसमें हमने क्या जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या करना होता है कि जो जीन्स हैं उनके अंदर चेंजेस करके, उनकी लोकेशन या स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हमें अपने मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स हासिल करने होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए, इंसानों के लिए बेनिफिशियल हों। जैसे कि इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरोन एट्सेट्रा। ये जो है इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हम बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक जीन्स हम बैक्टीरिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन करवा सकते हैं, सही है। और इसके अलावा हम दूसरे जो है वो ऑर्गेनिज़म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिफ़ाइन किया, तो आप वहाँ से भी इसको मज़ीद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर अगले टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।